Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड मैं आज फिर से आया हूं आपके सामने आप सबको लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ देने, ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स है वो देने, स्पेशली किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो भी रिलेटेड न्यूज़ होता है वो आप सबको देना मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं इक्विटी मार्केट से। तो इक्विटी मार्केट में आज जो यू नो यूएस मार्केट की बात करता हूँ तो जो तीनों इंडाइसेस है वो इन ग्रीन क्लोज हुए हैं। तो नैस्डैक जो है वो आज का अच्छा खासा परफॉर्मर था, टॉप परफॉर्मर था, जो ऑलमोस्ट 0.9% ऊपर है। एंड डाउ जोन्स एंड जो एस एन पी 500 है वो ऑलमोस्ट 0.5% इन ग्रीन क्लोज हुए हैं। तो जो यूएस का मार्केट है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। अगर मैं ईयू मार्केट्स की बात करता हूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सारे मार्केट से ऑलमोस्ट 1% के आसपास, 0.75 टू ऑलमोस्ट 1.5% उस रेंज के अंदर ही क्लोज हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ चाइनीज इंडेक्स की तो अगर मैं जापानीज मार्केट के जापानीज इंडेक्स जो निकाई है उसके बारे में बात करता हूँ तो वो आज आज ऑलमोस्ट 1.1% डाउन था। वहीं पे अगर मैं चाइनीज मार्केट्स की बात करता हूँ तो वो भी आज 1.3% डाउन क्लोज हुए हैं। एंड अगर मैं इंडिया की मार्केट की बात करता हूँ तो निफ्टी एंड बीएससी जो दोनों इंडाइसेस है वो ऑलमोस्ट इन थोड़ा बहुत इन ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं। तो वो जो हमको एआई का जो जो थ्रेट था, स्पेशली जो जो इंडियन आईटी कंपनीज पे, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जो अदर जो सेक्टर्स है वो उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। अगर हम यूएस में बात करते हूँ उसी एआई थ्रेट के बारे में, तो जिस चीज़ का लोगों को हमेशा डर था कि एआई बबल है, अभी कभी भी फट सकता है, तो वो आई थिंक पहले से थोड़ा कम है। क्योंकि जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, नैस्डैक जो कि सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयर्स, टेक्नोलॉजी कंपनी का ही लिस्टेड इंडेक्स है, उसमें भी हम ऑलमोस्ट 1% का डेली पिछले कुछ 2-3 दिनों से हम अच्छा खासा इन ग्रीन क्लोज होता हुआ मार्केट देख रहे हैं। आते हैं अब क्रिप्टो मार्केट पे। तो क्रिप्टो मार्केट जो अभी भी वही डाउन ट्रेंड में ही है, उसमें ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा जोश है नहीं। मार्केट एकदम ही डाउन परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। मार्केट हमको क्लियरली दिख रहा है। एंड जो अगर मार्केट कैप की बात करते हो तो वो 2.33 ट्रिलियन पे है, आज एक्सट्रीम फियर में है अभी भी मार्केट। एंड बिटकॉइन 68,000 के लेवल्स के पास, इथीरियम 22,000 के नीचे ही अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। वो जो 2000 का जो बैरियर था, जो है, उसको जो लेवल है 2000 का, वो उसने बीच में 2-3 बार जो है क्रॉस किया था, लेकिन वापस से उसके नीचे गिर जाता है इथीरियम बार बार। एक्सआरपी भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो मेजरली सारे जो कॉइन्स है, जो मेजर कॉइन्स है, वो कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। तो मार्केट में एज सच ऐसा कोई कैटलिस्ट आया नहीं है अभी तक जो कि क्रिप्टो मार्केट को वो पुश दे, जिससे वो अ, ऊपर बढ़ सके। तो न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो पहला न्यूज़ आता है एक्सआरपी रिपल की तरफ से। तो रिपल के जो सीईओ है, तो उनका कहना है कि अब हम क्लैरिटी एक्ट जल्द ही अनाउंस होता हुआ देख सकते हैं। तो क्लैरिटी एक्ट, अगर आपको नहीं पता है तो आप काफ़ी टाइम से इस क्लैरिटी एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। क्लैरिटी एक्ट बेसिकली यूएस में ये जो गवर्नमेंट है, जो इन्वेस्टर्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन सब के लिए बेसिकली एक ऐसा रूल बनाएगा जो एक क्लैरिटी देगा कंज्यूमर्स को कि जो भी एसेट्स है वो किसके अंडर फॉल करेंगे। क्या वो एसईसी के एरिया में आएगा, या वो सीएफटीसी जो कि कमोडिटी का जो कमीशन है, ट्रेडिंग कमीशन है, उसके नीचे आएगा। तो इसी चीज़ के ऊपर अभी तक क्रिप्टो के लिए अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। एंड इसीलिए वही क्लैरिटी एक्ट के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। एंड वो पिछले कुछ महीनों से डिले होता जा रहा है। एंड अब लग रहा है कि जो पॉली मार्केट जैसा वो प्रिडिक्शन मार्केट है, उस पे ऑलमोस्ट अभी 84% चांसेस है कि वो क्लैरिटी एक्ट ये 2026 के मिड
ये जो सेकंड हाफ है उसमें जो है वो पास हो जाएगा। तो उसी चीज़ का लोग को होप है, तो देखते हैं क्या होता है। हम होप यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि लोगों को एक क्लैरिटी आ जाए कि क्या एससीसी का इनसाइड में रहेगा या सीएफटीसी का ओवरसाइड पे रहेगा, वो देखने वाली बात है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती तब तक रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थोड़े बहुत हेसिटेट करेंगे उस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले, उस डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि सिर्फ क्रिप्टो में ही काफ़ी सारे डिजिटल एसेट्स हैं। जैसे आपका स्टेबल कॉइन्स हो गया, जैसे आपका डीफाई के टोकन्स हो गए, आपके मीम कॉइन्स हो गए। तो कौन से एसेट को कौन से कैटेगरी में डाला जाएगा एंड वो किसके डिपार्टमेंट में आएगा, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं आया है। तो इसी वजह से जो है, जो इन्वेस्टर्स है वो इस चीज़ को एक रेगुलेशन नहीं आया है। तो एससीसी हमने देखा है हमेशा एक थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट, थोड़ा हार्ड स्टांस लिया है क्रिप्टो की तरफ। तो इसीलिए सीएफडीसी में बेसिकली हम लोग क्रिप्टो अगर गिरता है तो वो एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि एससीसी काफ़ी स्ट्रिक्ट एंड काफ़ी रेगुलेटेड है। वहीं पे एसएफटीसी जो है थोड़ा सा यू नो एससीसी जितना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स ये सब में इन्वॉल्व नहीं होता है। अगला न्यूज़ आर्टिकल है बिटकॉइन माइनिंग। तो बिटकॉइन माइनिंग के बारे में मैंने आई थिंक लास्ट वीक भी बात करी थी, जब बिटकॉइन का प्राइस डिस्कस कर रहे थे। तो जो बिटकॉइन का प्राइस है जितना प्राइस अभी आई थिंक अभी तो 68,000 के डॉलर्स के आसपास है, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम वीडियो बना रहा था वो 64-65 के पास जो है बिटकॉइन जो है स्ट्रगल कर रहा था। एंड काफ़ी सारे जो एनालिस्ट थे वो लोग ये बात कर रहे थे कि जो बिटकॉइन है वो 60,000 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। तो उसका रीज़न ये था कि जो एक बिटकॉइन माइन करने के लिए जो पैसा लगता है, जितना भी एनर्जी हो गया या जो वाटर हो गया, जितना भी पैसा लगता है जीपीयूज की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी का ही क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, जितने भी सारे चीज़ है वो सब मिला के जितना भी पैसा एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए लगता है, वो आज के प्राइस, आज के आज के टाइम पे वो उसका रेंज ऑलमोस्ट 58,000 प्लस है। तो एक बिटकॉइन माइन करने के लिए 58,000 यूएस डॉलर्स लगते हैं। अगर बिटकॉइन उसके नीचे जाता है तो जो काफ़ी सारे जो माइनिंग कंपनीज है, जो माइनर्स है, वो लोग अपना ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं है बिटकॉइन माइन करने का। जब क्योंकि जो प्रोडक्शन रेट ऑफ जो प्राइस ऑफ प्रोडक्शन है वो सेलिंग प्राइस से कम है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो उसके बारे में हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे हैं। एंड तो ये एक रीसेंट अपडेट आया है बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी के ऊपर। तो बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी जो है 14% बढ़ा है, एंड वो अभी 144.4 ट्रिलियन तक जा चुका है। मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ है क्या चीज़। तो रिसेंटली एक बिटकॉइन जैसा है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन पे होता है तो एक नया ब्लॉक जनरेट होता है, सारा डेटा जो है उस ब्लॉक पे डाल के एक नया ब्लॉक जनरेट होता है, सारे ट्रांजैक्शंस मिलके एक ब्लॉक में जाते हैं, और वो ब्लॉक जो है माइन होता है, वो जो है वो जो चेन है ब्लॉक चेन उस पे सेट कर दिया जाता है। तो अभी इसमें एक जो डिफ़िकल्टी माइनिंग डिफ़िकल्टी है उसमें अच्छा खासा जंप आया है। यू नो काफ़ी शॉर्ट टाइम में 14.7% का एक जंप आया है। तो बिटकॉइन माइनिंग डिफ़िकल्टी क्या है? ये इसका क्या रिलेशन है बिटकॉइन से लेके, बिटकॉइन के प्राइस को लेके, ये समझने वाली बात है। तो बिटकॉइन माइनिंग डिफ़िकल्टी क्या है? ये एक रिलेटिव मेजर है टू मेजर हाउ हार्ड इट इज़ टू माइन अ न्यू ब्लॉक व्हेन कंपेयर टू द ईज़ीएस्ट ब्लॉक। बेसिकली जैसे मान के चलिए आपको एक टास्क कंप्लीट करना है, एंड वो टास्क, अभी आप यंग हो, जैसे आपको 5 किलोमीटर भागना है, मान के चलिए आपको 5 किलोमीटर भागना है। आप काफ़ी यंग होते हो तो आप ईज़िली भाग सकते हो, लेकिन जब आप काफ़ी थोड़ा ओल्ड हो जाते हो, जैसे आप 50s 45-50s वो एज रेंज पे आ जाते हो, तो आपको वही टास्क कंप्लीट करने में ज़्यादा
एनर्जी लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। एंड यही चीज़ यहीं पे एक एनालॉजी के थ्रू, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको बिटकॉइन माइन करने के लिए काफ़ी कम डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, तो वो बेसिकली तो आप इजीली एक माइन जो है, जो एक बिटकॉइन जो है, एक टोकन जो है वो माइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिटकॉइन माइनिंग डिफ़िकल्टी काफ़ी हाई हो, तो वहाँ पे आपको ऑफ कोर्स इतना ईज़ी नहीं होगा एक बिटकॉइन माइन करना। तो बिटकॉइन माइनिंग डिफ़िकल्टी यही शो करता है, वो एक रेशियो है जहाँ पे आपको सबसे आपको एक बिटकॉइन माइन करने में कितना डिफिकल्टी फेस हुआ व्हेन कंपेयर टू आपने जब एक वन ऑफ द इजीएस्ट जो टोकन था वो माइन किया था। तो इसी चीज का रेशियो जो है वो बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी शो करता है। एंड ये जनरली हर 2 हफ्ते पे 2 से ढाई हफ्ते पे चेंज मतलब एडजस्ट होते रहता है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं एक मिनट में, या वैसे उस हिसाब से जो है वो जो अपने आप को जो उसका जो डिफिकल्टी एडजस्ट रेट है वो एडजस्ट होते रहता है। जनरली अभी के टाइम पे जो एक बिटकॉइन है वो करीब करीब 10 एक ब्लॉक हर 10 मिनट पे के आसपास उस टाइम पे बनाया जाता है। चाहे कितने भी माइनर्स एक्टिव रहे, उसके इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट हर 10 मिनट पे एक जनरली टिपिकली एक बिटकॉइन का जो ब्लॉक है वो माइन होता है, वो ब्लॉकचेन पे सेट किया जाता है। एंड हैश रेट के मतलब ये आर्टिकल में हैश रेट का जो हैश रेट है, बिटकॉइन का हैश रेट, वो भी पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। पहले 800 के आसपास था, 800 एक्स हैशेस पर सेकंड जो कि उसका यूनिट है। एंड अभी वो बढ़ के 1000 एक्स हैशेस पर सेकंड पे चले गया है। तो बेसिकली हैश हैश रेट ये होता है जो आपको कितना कंप्यूटिंग पावर लगाना पड़ रहा है आपको उस वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए आपको कितना कंप्यूटिंग पावर लग रहा है, उस चीज़ को हैश रेट शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। एंड बेसिकली हैश रेट का बनना का ये मतलब है कि आपको और कंप्यूटिंग पावर लगाना, मतलब और जो है इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटिंग पावर लग रहा है एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए। जो पहले 884 एक्सैशेस लगते थे एक सेकंड में, अभी वो 1000 एक्सैशेस लग रहे हैं पर सेकंड। तो वो यू नो ये काफ़ी टेक्निकल है, बट ये समझने वाली बात है कि बिटकॉइन कैसे किस तरह से ऑपरेट करता है। अगर आपको बिटकॉइन के काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी लगता है तो उसको आप उसका एक बार जो है आपको व्हाइट पेपर पढ़ना चाहिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। तो लिंक चेन लिंक के तरफ से अगला आर्टिकल है। तो चेन लिंक जो है चेन लिंक का ईटीएफ रिसेंटली दिसंबर जनवरी में ग्रे स्केल एंड ऑल्सो बिटवाइज की तरफ से लॉन्च किया गया था। लिंक चेन लिंक के ईटीएफ्स, एंड वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। जो धीरे धीरे बढ़ के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अपना जो है धीरे धीरे जो है अपना पीस ऑफ पाई बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अभी और बढ़ा के अपना जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स है वो 1.16% तक लेके चले गए हैं। तो चेन लिंक में चेन लिंक आप सबको पता ही है, एक ऑरेकल है जो कि एक्सटर्नल डेटा ब्लॉकचेन पे लेके आता है। आपको एग्जांपल दूं तो अगर मान के चलिए हमको पता है कि कल बारिश होने वाली है, कल बारिश हुई, ये डेटा बारिश हुआ है, ये डेटा जो है ब्लॉकचेन पे कैसे पहुंचाया जाएगा। तो वहीं पे चेन लिंक आता है, जो एक्सटर्नल डेटा चाहे वो कोई भी डेटा हो, एक्सटर्नल डेटा जो कि ब्लॉकचेन पे नहीं होता है, वो बाहर से, चाहे वो आपका मार्केट का डेटा हो, चाहे वो आपका वेदर का डेटा हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स का डेटा हो, कोई भी किसी भी टाइप का डेटा ब्लॉकचेन पे लेके आता है वो चेन लिंक। उसी उसी चीज को एक ऑरेकल सिस्टम बोलते हैं जो चेन लिंक उस कैटेगरी में आता है। तो चेन लिंक में कंटिन्यूसली जो इंस्टीट्यूशनल लोग हैं वो अपना पैसा डाल रहे हैं, इस चीज से यही निकल के आता है। तो यूएस एंड ईरान के बीच में टेंशन्स बढ़ रहे हैं। यूएस ने ईरान को वार्निंग भी दे दिया है कि आप हमारे कंडीशंस माने, जो जो भी आपके जो
न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर पावर के ऊपर जो भी रिसर्च चल रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो भी रिसर्च चल रहा है, वो सब आप हमारे साथ बताना पड़ेगा, हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा, एंड हमारे कंडीशंस मानने पड़ेंगे, ऐसे यूएस ने रखा। एंड आई थिंक कुछ हफ्तों का या कुछ कुछ दिनों का जो है ट्रंप ने ईरान को वार्निंग भी दिया गया है, अदरवाइज उसके बाद वॉर टाइप सिचुएशन हो सकता है। एंड हम मैंने ये भी सुना है कि यूएस ने ऑलरेडी कुछ शिप्स ईरान की तरफ भेज दिए हैं। तो अभी मार्केट जो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो अभी धीरे धीरे राइज हो रहे हैं, तो वो एक थोड़ा चिंता वाली बात है मार्केट के लिए अब, एज फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव। बट देखते हैं क्या होता है। तो जब से ये न्यूज़ निकल के आई है तब से आई थिंक कल ही ये न्यूज़ निकल के आई थी कि जो क्योंकि जो जिनेवा में है वहाँ पे यूएस एंड ईरान के बीच में टॉक्स चल रहे हैं, ये एक डील के ऊपर इस एंड उसको छोड़ के जो रशिया एंड यूक्रेन है उसके ऊपर वो दोनों भी टॉक्स चल रहे हैं। उनके भी जो पीस कीपर्स है वो लोग आए हैं जिनेवा में बात करने के लिए। आई थिंक उस मीटिंग से तो ज़्यादा निकल के कुछ आया नहीं, लेकिन ये जो यूएस एंड ईरान के बीच में जो मीटिंग हुआ था, जो भी डेलीगेशंस के बीच में मीटिंग हुआ था, तो उससे यही निकल के आया था कि ईरान जो है यूएस के कंडीशंस को नहीं मान रहा है। एंड इसीलिए जो यूएस ने ईरान को वार्निंग भी दी है। एंड उसके वजह से जो जब से न्यूज़ निकल के आई है तब से गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छा खासा रैली आया है, प्रेशियस मेटल्स जो भी है सब में अच्छा खासा रैली आया है। सिल्वर जो है वापस से 82 84 डॉलर्स तक पहुंच गया है, जो गोल्ड है वो 5100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पैलेडियम में 5% का जंप आया, प्लैटिनम में अच्छा खासा जंप आया है। तो प्रीशियस मेटल्स में हमने अच्छा खासा जंप आता हुआ देखा है ये न्यूज़ निकल के आने के बाद। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में उतना पॉजिटिवली इस चीज़ को नहीं लिया गया, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अभी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है अपने प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए। तो फीनिक्स सॉरी। तो ये अगला न्यूज़ है ऑन द फाइनेंस एंड फीमिक्स को लेके। तो फीमिक्स बेसिकली एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, एंड उन्होंने रिसेंटली ऑन द फाइनेंस के साथ टाई अप किया है ताकि वो 14 मेजर स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स के जो टोकनाइज्ड वर्जन है वो उनके जो कस्टमर्स है उनको प्रोवाइड कर सके। तो फीमिक्स के ऑलमोस्ट 10 मिलियन यूजर्स है ऑन ऑन जो उनका जो एक्सचेंज यूज करते हैं। तो जहाँ पे बेसिकली एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, लेकिन अब वहाँ पे टोकनाइज्ड एसेट्स जैसे आपको टोकनाइज्ड इनवीडिया, टोकनाइज्ड गूगल, टोकनाइज्ड टेस्ला, अमेजोन के जो है आपको टोकनाइज्ड वर्जन शेयर्स मिलेंगे, आप उसको परचेज कर सकते हैं एंड आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हम लोग को पता ही था ये आज नहीं तो कल होने ही वाला है, टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ एसेट्स आने ही वाले हैं। हम उस चीज़ को अब धीरे धीरे तेज़ी पकड़ता हुआ देख सकते हैं। हाँ, तो ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा मेरे ख्याल से। तो हम सबको पता है जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, जब से वो व्हाइट हाउस में आए हैं, तब से उन्होंने कंटिन्यूअसली एक के बाद एक इकोनॉमी को शॉक्स दिए हैं। उन्होंने इनिशियली जो है ये टैरिफ का जो शॉक दिया था, हम सबको याद है। ट्रम्प मीटिंग सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बड़ा सा बोर्ड लेके आए थे जहाँ पे सारी कंट्रीज का नाम एंड उसके नेक्स्ट कॉलम में जो है टैरिफ्स के बारे में वो बिलबोर्ड सबको याद होगा ही, वो पिक्चर सबको याद होगा ही। तो वहाँ पे कुछ कुछ कंट्रीज पे 25-30 जैसा मन चाहा वैसा टैरिफ लगा दिया था ट्रम्प ने। लेकिन अभी जाके फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ पे एक डिसीजन लिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो भी काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स है जो कि जो इंटरनेशनली गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उनके लिए काफ़ी एक स्ट्रगल वाली बात हो गई थी। काफ़ी सारे जो बिजनेसेस थे, इवन इंडिया पे जब ट्रम्प ने 50% का टैरिफ लगा दिया था, तब काफ़ी सारे बिजनेसेस थे जो काफ़ी डैमेज हुए थे। तो ये चीज़ों को देख के जो भी वहाँ के बिजनेसेस है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लेन फाइल की थी। एंड उसके बाद ट्रम्प ये काफ़ी दिनों से चल रहा था ये मैटर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के। एंड फाइनली जाके आज जो है उस सुप्रीम कोर्ट ने उस जो ट्रम्प का टैरिफ है, जो ट्रम्प ने हर कंट्री पे टैरिफ लगाया था
उस चीज़ को जो है कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है। वो अभी उसको बेसिकली स्ट्राइक आउट कर दिया है। तो अब जो भी टैरिफ्स पहले लगे हुए थे वो सब अभी कैंसिल हो जाएंगे। एंड ट्रम्प ने बेसिकली यही कहा था ना कि वो वो एक इंटर थ्रेट है, वो नेशन के लिए थ्रेट है। अगर हम टैरिफ्स नहीं लगाते तो हमारे यूएस के लिए वो थ्रेट है। तो उसी चीज़ के लिए वो लोग उसने उन्होंने लगाया था, प्रोटेक्शन के लिए ट्रम्प ने लगाया था। लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ये कहना है कि आपको अथॉरिटी नहीं है ऐसे टैक्स सॉरी ऐसे टैरिफ्स लगाने का। एंड हम आपको आप ऐसा आपके पास अथॉरिटी नहीं है। एंड आपका जो भी आप ये जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है बोल के आपने लगाया था, सेक्शन IEEPA का जो उन्होंने लगाया था, वो सब हम रिजेक्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम्प्लीटली सारे उनके जो पेपर जो भी डॉक्यूमेंट्स से जो भी केस था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली जो भी अब टैरिफ लग रहा था वो नहीं लगेगा as starting from today, I think, starting from immediately। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है, किसी भी एसेट के बारे में, किसी भी कोई भी टेक्निकल चीज़ों के बारे में पूछना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पे एक अलग से वीडियो बना के आप सबको आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।